हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जल के बारे में। वाटर जो सी टेट की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे जल का सूत्र क्या होता है। तो जल का सूत्र होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं और ऑक्सीजन का एक अणु होता है। प्यारे दोस्तों, यदि हम अणुभार की बात करें, जल के अणुभार की बात करें तो अणुभार जल का होता है 18। अब हम बात करेंगे जल दिवस जो 2020 को सेलिब्रेट किया गया, उसकी थीम क्या थी। और जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में जल दिवस पानी का सदुपयोग किया जाए और इसलिए जल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सबसे पहले जो जल दिवस सेलिब्रेट हुआ था, एक सम्मेलन के माध्यम से यूएन में सम्मेलन हुआ था। यूएन में सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, जिसमें 1992 में हुआ था, लेकिन 1993 से सेलिब्रेट किया गया है। 1993 से जल दिवस सेलिब्रेट किया गया, लेकिन 1992 में ये डिसाइड हो गया था कि जल दिवस मनाना है। प्यारे दोस्तों, तो इस बार की थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, जल और जलवायु परिवर्तन। याद रखिए, ये थीम थी 2020 की। 2020 की जल दिवस की थीम थी। आजकल क्या होता है, जो ज़्यादा फेमस जल दिवस होते हैं उनसे उनकी थीम पूछी जाती है, और उनका जल दिवस तो जनरली सभी को पता ही रहता है। पहले दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम। पृथ्वी पर जल का प्रतिशत यदि हम बात करें तो पृथ्वी पर जल का प्रतिशत 71%। पृथ्वी पर 71% जल है, जिसमें पीने योग्य जल की बात करें तो पीने योग्य मात्र जल कितना है, 1% लगभग है। 1%। ये देखिए, पृथ्वी पर ताजा पानी पीने योग्य कितना है, 1%। पृथ्वी पर जल का प्रतिशत की बात करें 71% और स्थल 29% है। ब्राजील यूएन 1992 और 92 में ये डिसाइड हुआ कि जल दिवस सेलिब्रेट करना है। 1993 में सेलिब्रेट हुआ पहली बार। कृषि में जल की आवश्यकता कितना, 1 किलोग्राम। जब कृषि में कोई भी गेहूं या चावल कुछ भी उगाना होता है तो उसमें 1 किलोग्राम अन्न पैदा करने के लिए हमें 1500 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। सबसे ज्यादा वर्षा विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ग्लोब में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा पर होती है। जल के प्रकार की बात करें तो कठोर जल और मृदु जल, दो ही प्रकार के जल होते हैं। जिसमें कठोर जल क्या होता है, साधारणतः ये पानी में आसानी से झाग नहीं देता है, जो आसानी से झाग दे देता है उसे मृदु जल कहते हैं। गर्म पानी के स्रोत की बात करें तो प्राकृतिक गीजर आपका क्या हो जाएगा, गर्म पानी का स्रोत हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आगे हम पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। पृथ्वी पर ताजा पानी पीने योग्य क्या है। जो पीने योग्य पानी है वो 1% के लगभग है। हम बात करेंगे आगे। इंद्रधनुष वर्षा में दिखाई देता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो प्रश्न एग्जाम में ना पूछे हो, इसलिए मैंने वन लाइनर करके बना दिया है इस पूरे टॉपिक को। इंद्रधनुष वर्षा में दिखाई देता है, जिसमें 7 रंग होते हैं और यह हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। पानी जितना नमकीन होगा उतने ही आसानी से तैरा जा सकेगा। जितनी पानी में लवणता होगी उतना आराम से तैरा जा सकेगा। अर्थात यदि हम ये बात कहें कि पानी जितना कठोर होगा उतना बड़े आसानी से तैरा जा सकेगा। मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। यदि बात की जाए लवणता की तो सर्वाधिक लवणता किसमें पाई जाती है, मृत सागर में। बावड़ी किसे कहते हैं हम, सीढ़ीदार कुआं को बावड़ी कहते हैं। अम्ल वर्षा SO2 के कारण, जो ताजमहल का पीला रंग पड़ रहा है वो SO2 के कारण ही पड़ रहा है, अम्ल वर्षा के कारण। सबसे शुद्ध जल कौन होता है, वर्षा का सबसे शुद्ध जल। प्रश्न ये पूछ लिया जाता है परीक्षा में, निम्नलिखित में से सबसे शुद्ध जल कौन सा है, वर्षा का, नल का, बावड़ी का। ऐसी विभिन्न प्रकार के ऑप्शन होंगे जिसमें आपका क्या होगा, वर्षा का शुद्ध जल माना जाता है। BOD की बात करते हैं, ये पूछ लिया जाता है, ये क्या है, BOD COD DO, ये जल प्रदूषण मापने की इकाई है। BOD का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसमें O2 की मात्रा, जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो घुली हुई मात्रा बताता है BOD। इसमें क्या है, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसमें पीने योग्य पानी जो होता है उसमें BOD की यदि हम मात्रा देखें तो पीने योग्य पानी में कितना होता है, पीने योग्य पानी में 0.75 से 1.5 ml। और यह नदियों का पानी इत्यादि परीक्षण करने में नदियों का BOD कितना होता है, 10 मिलीग्राम प्रति लीटर। यह नदियों के पानी का परीक्षण करता है मुख्यतः BOD। प्यारे दोस्तों, बात कर रहे हैं हम आगे COD की बात करें तो COD का फुल फॉर्म होता है, इनके फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसमें ये जल प्रदूषण को मुख्यतः मापता है। और COD का यदि हम बात करें 20 मिलीग्राम प्रति लीटर, ये प्रदूषण कम से कम मानक इकाई इसकी इतनी होनी चाहिए, 20 मिलीग्राम प्रति लीटर। अब हम बात करें आगे, किसी भी जल के नमूने में CO2 का मान सर्वाधिक होता है BOD से। यहाँ ये याद रखना इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों कि जो COD का मान होता है BOD की अपेक्षा अधिक होता है। आगे हम बात करें DO की बात, डिसॉल्व ऑक्सीजन, जिसमें जीव जीवित रहते हैं उसे हम डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। भारत की सबसे प्रदूषित नदी, सबसे पहले आपने सुना होगा कि साबरमती थी, लेकिन लेटेस्ट अपडेट में यमुना गंगा नदी है, जिसमें यमुना आपकी सबसे प्रदूषित नदी है। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड के माध्यम से ही कराई जाती है, पॉसिबल है। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड ही कृत्रिम वर्षा को पॉसिबल बनाया जा सकता है। यदि हम बात करें दूषित जल पीने से टाइफाइड, हैजा, मिनीमाता हो जाता है। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूषित जल होता है, दूषित जल से क्या, टाइफाइड, हैजा और मिनीमाता ये रोग हो जाते हैं प्यारे दोस्तों। अब हम बात करें जो मिनीमाता रोग है वो पारा की अधिकता के कारण हो जाता है। मिनीमाता रोग किसकी अधिकता के कारण, पारा की अधिकता के कारण हो जाता है। और यदि हम बात करें टाइफाइड, हैजा, और एक और होता है कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग हो जाता है। कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग हो जाता है। इटाई रोग हो जाता है। ये याद रखना प्यारे दोस्तों, पारा की अधिकता के कारण कौन सा हो जाता है, मिनीमाता, और कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग हो जाता है। दूषित जल पीने से टाइफाइड, हैजा, मिनीमाता हो जाता है। पानी पंचायत, ये इंपॉर्टेंट है। पानी पंचायत कहाँ मनाई गई, या पानी पंचायत कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। और हम बात करें स्पर्श गंगा अभियान किसके लिए किया गया, गंगा को स्वच्छ करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट, ये सभी इंपॉर्टेंट है। मलेरिया की खोज, ये भी इंपॉर्टेंट है, रोनाल्ड रोस ने की। मलेरिया की खोज रोनाल्ड रोस ने की। यदि हम आगे बात करें, जल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। जल को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फिटकरी का उपयोग किया जाता है। और यदि हम बात करें प्रशांत महासागर, अब हम प्रशांत जो सागर है हमारे महासागर, उनको एक दृष्टिकोण से देखेंगे। सबसे पहले प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा व गहरा महासागर कहा जाता है। प्रशांत महासागर को विश्व का सबसे बड़ा व गहरा महासागर। अब यहाँ से क्या, इनके गर्त इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इनकी गहराई है वो इंपॉर्टेंट ज्यादा होती है। और इसे प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर अर्थात 75% सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ मिलती है, कहाँ उपस्थित होती है, प्रशांत महासागर में। और हम बात करें आगे, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त है, जिसकी जो गहराई है वो 11,088, यहाँ लिखते हैं आपका 11,088 मीटर लगभग है। अब हम बात करें विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति इसी महासागर में पाई जाती है। अटलांटिक महासागर की बात करें तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसे अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं।
और यदि बात करें गहरा स्थान, इसका प्यूरिटिको गर्त है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्यूटोरिको गर्त, ये अटलांटिक महासागर में है। सार्गेसो सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। सार्गेसो सागर कहाँ पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। क्योंकि क्या है, सार्गेसो नाम की एक वहाँ घास पाई जाती है, जो घास उस समुद्र में तैरती रहती है, उसे सार्गेसो के नाम से जानते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया सार्गेसो सागर। बरमूडा ट्रायंगल, इसमें क्या होता है? बरमूडा ट्रायंगल एक होल है उसी महासागर में, और इसमें हवाई जहाज या शिप, पानी वाले जहाज बड़े बड़े आते हैं और उसके अंदर पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए, तो इसलिए कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल उसे कहते हैं। अब हम बात करें हिंद महासागर, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसका सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा, या हम कह सकते हैं जावा गर्त, जिसे हम जावा नाम से भी जानते हैं। और ये हिंद महासागर जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और आर्कटिक महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर दुनिया का छोटा महासागर है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आर्कटिक महासागर क्या है? दुनिया का सबसे छोटा, सब पूछ लिया जाएगा सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है आपका? सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। इसे हम उत्तरी महासागर के नाम से भी जानते हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है इसलिए, और इसे छिपता महासागर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे दोस्तों। अब हम बात करें दक्षिणी महासागर, इसे हम अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं और यह दूसरा सबसे छोटा महासागर है। प्यारे दोस्तों, आशा है कि आपको चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।